नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के इतिहास में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, एक ऐसे समय में जब ये पहाड़ी क्षेत्र आप कह सकते हैं अपनी एक अलग पहचान बना रहा था। जी। हम बात कर रहे हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की। हाँ। कई लोग इन्हें कतूरी राजवंश भी कहते हैं। हाँ, दोनों ही नाम चलते हैं। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, जो लेख हैं, उनके आधार पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये राजवंश कैसे शुरू हुआ, उनके शासन की क्या खासियतें थीं, संस्कृति कैसी थी और फिर पतन कैसे हुआ। बिल्कुल। आखिर क्यों ये राजवंश इतना अहम है उत्तराखंड के इतिहास में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। और ये विषय वाकई खास है क्योंकि कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को, जैसा आपने कहा, अक्सर उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ऐतिहासिक मतलब इससे पहले कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं। लोग थे, शासक भी रहे होंगे, लेकिन इस दौर से हमें वो लिखित प्रमाण मिलने शुरू होते हैं, जैसे शिलालेख, ताम्रपत्र। अच्छा। जिनसे हम इतिहास का एक ज्यादा कह सकते हैं व्यवस्थित खाका खींच पाते हैं। तो आज की ये पड़ताल हमें उस समय के समाज, राजनीति और हाँ, संस्कृति को समझने में मदद करेगी। ठीक है, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? समय क्या था लगभग? ये बात है करीब 700 ईस्वी के आसपास की। माना जाता है कि वसंतन देव नाम के एक शासक थे, उन्होंने इसकी नींव रखी। वसंतन देव। और राजधानी? शुरुआती राजधानी थी जोशीमठ के पास, कार्तिकेयपुर नाम की कोई जगह रही होगी। वसंतन देव का जिक्र मिलता है कहीं? हाँ, बागेश्वर से एक शिलालेख मिला है, उसमें इनका नाम है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। अरे वाह, ये तो काफी भारी भरकम उपाधि है। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं था। उस समय उत्तर भारत के जो बड़े सम्राट होते थे वो इस्तेमाल करते थे इसे। तो मतलब वो खुद को सिर्फ एक पहाड़ी राजा नहीं मानते थे? और नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी महत्वाकांक्षा दिखाता है। वो खुद को एक बड़ी शक्ति के रूप में देख रहे थे। शायद एक बिखरे हुए इलाके को जोड़ने का ये पहला बड़ा प्रयास था। और कार्तिकेयपुर नाम? ये संभवतः भगवान कार्तिकेय से जुड़ा है। उनकी पूजा तो इस क्षेत्र में बहुत पुरानी है। वसंतन देव के बारे में एक और बात पता चलती है। क्या? उन्होंने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर को भूमि दान दी थी। इससे लगता है कि उनका झुकाव वैष्णव मत की तरफ था। अच्छा, तो वसंतन देव के बाद? उनके बाद सत्ता आई खरपर देव के परिवार के पास। इसमें कल्याण राज, त्रिभुवन राज जैसे शासकों के नाम आते हैं, पर हाँ, इनके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो फिर मुख्य धारा में कौन आया? इसके बाद आता है निम्बरदेव वंश। संस्थापक नाम से ही जाहिर है, निम्बरदेव। निम्बरदेव। इनके बारे में कहते हैं कि ये शैव मत को मानते थे, लेकिन इस वंश में असली धूम मचाई इनके बेटे इष्टगण देव ने। इष्टगण देव, उन्होंने क्या किया ऐसा? देखिए, स्रोतों के हिसाब से इष्टगण देव ने न सिर्फ अपने पिता की विरासत संभाली, बल्कि जो पूरा उत्तराखंड क्षेत्र था ना, जो शायद तब तक छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, हाँ, उसको एक राजनीतिक इकाई बनाने में वो काफी हद तक सफल रहे। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो बड़ी उपलब्धि रही होगी। बिल्कुल। इष्टगण देव का शासनकाल एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक एकता पर ही जोर नहीं दिया, सांस्कृतिक रूप से भी अपनी छाप छोड़ी। जैसे कि? जैसे जागेश्वर, आज भी कितना बड़ा तीर्थ है वो। हाँ बिल्कुल। वहां नवदुर्गा, लकुलीश, नटराज मंदिरों का निर्माण इष्टगण देव ने ही करवाया था। इससे पता चलता है कि वो शैव धर्म के पक्के अनुयायी थे और कला और स्थापत्य को भी बढ़ावा दे रहे थे। अच्छा, इष्टगण देव के बाद? उनके बाद आए उनके बेटे ललित सूरदेव, और इन्हें तो कत्यूरी राजवंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। ललित सूरदेव सबसे प्रतापी कैसे पता चलता है? ये पांडुकेश्वर से ताम्रपत्र मिले हैं, उनमें उनकी शान में बहुत कुछ लिखा है। एक जगह तो उनकी तुलना भगवान विष्णु के वराह अवतार से की गई है। वराह अवतार से सीधे? हाँ, अब आप सोचिए, किसी राजा की तुलना सीधे वराह अवतार से करना, ये उनके पराक्रम, उनकी सत्ता, उनके प्रभाव को किस हद तक दिखाता होगा। ये तो वाकई जबरदस्त बात है। निश्चित रूप से ललित सूरदेव का काल कत्यूरी राजवंश का स्वर्ण युग कह सकते हैं आप, और यहीं हमें शिलालेखों और ताम्रपत्रों का असली महत्व समझ आता है। बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर, बैजनाथ, हाँ, इन जगहों से जो अभिलेख मिले हैं वही हमें ललित सूरदेव और उनके पहले और बाद के शासकों के बारे में इतनी जानकारी देते हैं। ये सिर्फ पत्थर या तांबे की पट्टी नहीं है, ये इतिहास की खिड़कियां हैं। सही कहा। ललित सूरदेव के बाद कौन आया? उनके बाद उनके पुत्र भूदेव शासक बने। भूदेव के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से ही यह संकेत मिलता है कि भूदेव शायद बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे। माहौल की जटिलता दिखाता है। और कुछ भूदेव के बारे में? उन्होंने बैजनाथ में मंदिर निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई, जो आज भी कत्यूर घाटी का एक मुख्य आकर्षण है। हाँ, बैजनाथ मंदिर। और उन्होंने परम ब्राह्मण भक्त की उपाधि धारण की, जो उनके धार्मिक झुकाव को और साफ करती है। साथ ही अपने पूर्वजों की तरह परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी जारी रखी। तो मतलब शासन काफी मजबूत था, भव्य उपाधियां, धार्मिक संरक्षण, ये सब चल रहा था। लेकिन इतना बड़ा राज्य चलाने के लिए सिर्फ उपाधियों से तो काम नहीं चलता होगा। प्रशासन कैसा था इनका, कुछ पता है? हाँ, बिल्कुल। शिलालेखों से उनके प्रशासनिक ढांचे की भी झलक मिलती है।
देखिए, पहाड़ी इलाका था तो सीमाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ, वो तो होगी ही। इसके लिए प्रांतपाल नाम का अधिकारी होता था, सीमावर्ती इलाकों का रक्षक। इसी तरह पहाड़ों के बीच के दर्रे होते हैं ना, गिरिद्वार, हाँ, पास। उनकी सुरक्षा का जिम्मा घट्टपाल पर था। ये दर्रे व्यापार और आने जाने के लिए बहुत जरूरी थे, तो इनकी सुरक्षा भी अहम थी। और सेना? सेना कैसी थी? ललित सुरदेव जैसे शासक की सेना तो जबरदस्त होनी चाहिए। बिल्कुल। उनके सैन्य संगठन के बारे में भी जानकारी है। पैदल सेना यानी नरपति, घुड़सवार सेना यानी अश्वपति और हाथी सेना यानी गजपति। इनके अलग अलग प्रमुख होते थे। अच्छा। इनके ऊपर भी बड़े अधिकारी थे, जैसे अश्वबलाधिकृत घुड़सवार सेना का प्रमुख, हस्तिबलाधिकृत हाथी सेना का प्रमुख। और एक दिलचस्प बात, क्या? उष्ट्रबलाधिकृत का भी जिक्र मिलता है। उष्ट्रबलाधिकृत मतलब ऊंट सेना का प्रमुख? पहाड़ों में ऊंट? ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, पहली नजर में लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि कत्यूरियों का राज्य शायद सिर्फ ऊंचे पहाड़ों तक ही नहीं था। हो सकता है तराई या मैदानों से सटे इलाकों तक फैला था, जहां ऊंटों का इस्तेमाल हो सकता था। या शायद व्यापारिक रास्तों के लिए? हाँ, ये भी हो सकता है। जो रास्ते मैदानों तक जाते थे, उनकी सुरक्षा के लिए। ये उनकी सैन्य रणनीति का लचीलापन भी दिखाता है। सेना के अलावा राज्य के अंदरूनी सुरक्षा पर भी ध्यान था। वो कैसे? उनके पास एक गुप्तचर विभाग भी था। नाम था दुस्साध्य साधनिक। दुस्साध्य साधनिक, नाम से ही भारी भरकम लग रहा है। हाँ, लगता है ये विभाग मुश्किल और गुप्त काम करता होगा। फिर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी भी थे, दंडपाशेक, दंडनायक। तो ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ नाम का राज्य नहीं था, एक व्यवस्थित तंत्र था पूरा। और जाहिर है इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। आय कहाँ से आती थी राज्य की? मुख्य स्रोत थे खनिज संपदा, वन उत्पाद और कृषि। पहाड़ों में खनिज और जंगल तो हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। हाँ। टैक्स वसूलने के लिए भी अधिकारी थे। भोगपति या शौल्किक कहा जाता था उन्हें। और एक बात जो बार बार सामने आती है, वो क्या? वो है मंदिरों को भूमि दान देने की प्रथा। वासंतन देव से लेकर भूदेव तक और शायद बाद के शासकों ने भी मंदिरों या ब्राह्मणों को गांव या जमीनें दान में दी। हाँ, इसका जिक्र पहले भी आया था। जी। और ये भूमि अनुदान सिर्फ राजा की धार्मिक आस्था नहीं दिखाते थे, ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था का भी हिस्सा थे। कैसे? देखिए, मंदिर अक्सर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। उन्हें दान देने से राजा की प्रजा में प्रतिष्ठा बढ़ती थी, पुण्य मिलता था, और साथ ही ये जमीन के नियंत्रण और प्रबंधन का भी एक तरीका था स्थानीय स्तर पर। इससे ब्राह्मण वर्ग और मंदिर प्रशासन का समर्थन भी मिलता था, जो राज्य को स्थिर रखने में मदद करता था। अच्छा, तो मतलब प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था, समाज सब जुड़े हुए थे? बिल्कुल, सब एक दूसरे से जुड़े थे। तो प्रशासन और समाज की बात हुई, अब थोड़ा धर्म और संस्कृति पर और बात करते हैं। हमने सुना वसंतन देव वैष्णव थे, फिर निम्बर देव और इष्टगण देव शैव, भूदेव परम ब्राह्मण भक्त थे। तो क्या ये दिखाता है कि राजवंश में धार्मिक सहिष्णुता थी या बस शासकों की निजी आस्था बदलती रही? ये एक दिलचस्प सवाल है। ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में वैष्णव प्रभाव रहा, जैसे वसंतन देव को परम भागवत कहा गया, नरसिंह मंदिर को दान दिया। हाँ। लेकिन बाद में शैव मत का प्रभाव ज्यादा बढ़ा। निम्बर देव, इष्टगण देव, ललित सुरदेव, भूदेव, इन सब के समय ये साफ दिखता है। जागेश्वर के मंदिर, बैजनाथ मंदिर, ये सब शैव प्रभाव दिखाते हैं। तो सहिष्णुता थी या नहीं, क्योंकि भूदेव तो बौद्ध विरोधी भी थे? हाँ, ये पेच है। इसे पूरी तरह सहिष्णुता कहना शायद ठीक ना हो, क्योंकि भूदेव के बौद्ध विरोधी होने का संकेत है। हो सकता है ये शासकों की व्यक्तिगत आस्था हो, या फिर उस समय जो ज्यादा प्रभावशाली पंथ था उसे संरक्षण देने की राजनीतिक जरूरत रही हो। शैव मत उस दौर में उत्तर भारत में वैसे भी काफी लोकप्रिय था। और ये मंदिर निर्माण की बात, जागेश्वर, बैजनाथ, ये सिर्फ पूजा स्थल तो नहीं रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दौर में भव्य मंदिर बनवाना शासक की शक्ति का प्रतीक था, उसके राज्य के वैभव का, ईश्वर के प्रति निष्ठा का। ये मंदिर कला और स्थापत्य के भी केंद्र थे। हाँ, कत्यूरी आर्किटेक्चर की बात होती है। जी। कत्यूरी काल की वास्तुकला और मूर्तिकला की अपनी एक खास शैली विकसित हुई, जिसके नमूने आज भी इन मंदिरों में दिखते हैं। ये उस समय के कारीगरों और शिल्पियों के हुनर को भी दिखाता है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ इस दौरान। क्या? राजधानी का बदलना। हाँ, आपने पहले जिक्र किया था, जोशीमठ से बैजनाथ। ये कब और क्यों हुआ होगा? इसका एकदम पक्का समय बताना तो मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि बाद के कत्यूरी शासकों के समय राजधानी जोशीमठ यानी पुराने कार्तिकेयपुर से कत्यूर घाटी में गोमती नदी के किनारे बसे बैजनाथ में आ गई, जिसे शायद तब भी कार्तिकेयपुर ही कहते थे। अच्छा, बैजनाथ को भी कार्तिकेयपुर कहते थे? संभवतः। कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है राज्य का केंद्र अब कत्यूर घाटी की तरफ खिसक गया हो,
या ये घाटी प्रशासन और नियंत्रण के लिए ज्यादा सही और सुरक्षित लगी हो। जोशीमठ शायद सीमा के ज्यादा पास था। हाँ, ये हो सकता है। बैजनाथ का घाटी के बीच में होना इसे एक स्ट्रेटेजिक बढ़त देता होगा। इस बदलाव ने कत्यूर घाटी के महत्व को और बढ़ा दिया। तो एक राजवंश जो इतना शक्तिशाली था, प्रशासन इतना संगठित, भव्य मंदिर बनवाए, उसका अंत कैसे हुआ? पतन क्यों हुआ? देखिए, इतिहास में साम्राज्यों का उठना और गिरना तो होता ही रहता है। कत्यूरियों के पतन का कोई एक स्पष्ट कारण बताना मुश्किल है, जानकारी थोड़ी सीमित है। हाँ, लेकिन जो अनुमान लगाए जाते हैं उनमें सबसे प्रमुख है ललित, सुरदेव और भूदेव जैसे शक्तिशाली शासकों के बाद योग्य उत्तराधिकारियों की कमी। जब केंद्र कमजोर होता है तो स्थानीय शक्तियां सिर उठाने लगती हैं। क्या बाहरी हमले भी हुए होंगे? इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि हमारे स्रोतों में किसी बड़े बाहरी हमले का सीधा जिक्र कम मिलता है, पर यह हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों ने या मैदानों की शक्तियों ने कमजोर होते कत्यूरी राज्य पर दबाव डाला हो, या फिर अंदरूनी झगड़े, विद्रोह हुए हों। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो इतना बड़ा कत्यूरी राज्य था वो धीरे धीरे बिखर गया, छोटी छोटी ठकुरियों में बढ़ गया। ठकुरी, ये क्या होता है? ठकुरी मतलब छोटे छोटे इलाके जो स्थानीय सरदारों या ठाकुरों के अधीन थे। ये ठाकुर शायद पहले कत्यूरी राजाओं के सामंती अधिकारी रहे होंगे, लेकिन जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी ये स्वतंत्र हो गए। तो एक बड़ा राज्य कई छोटी इकाइयों में टूट गया। हाँ, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बाद में अशांति देव या वासंती देव नाम के एक शासक का जिक्र आता है। उन्होंने कत्यूरियों की ही एक अलग शाखा स्थापित की। कुछ समय तक फिर से शासन किया, लेकिन वो पहले वाला वैभव हासिल नहीं कर पाए। तो इस सब का क्या मतलब निकाले हम? हमने देखा 700 ईस्वी के आसपास वसंतन देव ने नींव रखी, उत्तराखंड का पहला बड़ा ऐतिहासिक राज्य बना। इष्टगण देव, ललित सूरदेव, भूदेव जैसे शासकों ने इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जी, उनका प्रशासन, सेना, धर्म, मंदिर निर्माण, ये सब उस दौर की कहानी कहते हैं। और फिर पतन और बिखराव। ये तो साफ है कि कत्यूरी राजवंश सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, इसने उत्तराखंड की पहचान बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो कत्यूरी राजवंश का पतन जरूर हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने न सिर्फ इस पहाड़ी क्षेत्र को सदियों तक एक राजनीतिक पहचान दी, बल्कि कला, स्थापत्य और शायद सामाजिक रीति रिवाजों पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हाँ, जोशीमठ से बैजनाथ तक सत्ता का केंद्र बदलना भी इस क्षेत्र के ऐतिहासिक भूगोल को समझने में मदद करता है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, उन्हें पहला ऐतिहासिक राजवंश इसीलिए मानते हैं क्योंकि उनके समय से हमें ज्यादा ठोस सबूत मिलते हैं, पुरातात्विक, लिखित, जो हमें अतीत की एक तस्वीर बनाने में मदद करते हैं, भले ही वो तस्वीर पूरी न हो। तो कत्यूरियों की कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र के आकार लेने की कहानी है। सही कहा। और ऐसे क्षेत्रीय राजवंशों का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि इतिहास सिर्फ बड़े साम्राज्यों का नहीं होता। स्थानीय इतिहास की अपनी बारीकियां होती हैं, अपनी निरंतरता होती है। हाँ, ये बात तो है। और ये हमें यह भी दिखाता है कि कैसे सीमित स्रोतों, कुछ शिलालेख, कुछ ताम्रपत्र, कुछ खंडरों के आधार पर इतिहास को फिर से लिखना कितना चुनौतीपूर्ण और कह सकते हैं रोमांचक काम है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। क्या? कि आज जब हम उत्तराखंड को देखते हैं, उसकी संस्कृति, उसके समाज, उसकी पहचान को महसूस करते हैं, तो क्या कत्यूरी शासन के कुछ पहलू, चाहे वो प्रशासन का कोई तरीका हो, कोई सामाजिक परंपरा हो, मंदिरों की बनावट हो या लोगों की सोच हो, क्या वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं? शायद ये वो धागे हैं जिन्हें हमें और खोजने और समझने की जरूरत है।